में आपको मनोविज्ञान के क्वेश्चंस किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये मनोविज्ञान अब आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर में शामिल हो गया है। मनोविज्ञान से किस तरह के क्वेश्चंस पहले के पेपर में पूछे गए हैं, इस जिससे हमको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी पूछ सकती है। मनोविज्ञान के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हमारी परीक्षा में हमको सफलता प्राप्त करवा सकते हैं और इसके द्वारा हमको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से हमको सिलेबस में कौन कौन से बिंदु याद करके जाने हैं। तो देखो, जो आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी जो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा जो 2012 में आयोजित हुई थी, उसका भौतिक विज्ञान वाले पेपर का हल आज मैं आपको करा रही हूँ। आईसीटी और मनोविज्ञान के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे भौतिक विज्ञान के पेपर में। लेकिन अब जो आईसीटी वाला पोर्शन है वो तो आपके सब्जेक्ट के साथ आएगा, लेकिन जो मनोविज्ञान वाला पोर्शन है अब जीके के अंतर्गत समाहित कर दिया है। इसकी जानकारी आपको मालूम होगी। तो देखो, भौतिक विज्ञान में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो, पहला क्वेश्चन है लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। जो लघु पद है उसके सिद्धांत का संबंध किससे है? रेखीय अभिक्रमित से है, शाखीय अभिक्रमित से है, अवरोह अभिक्रमित से है या उपरोक्त सभी। तो लघु पदों के सिद्धांत का जो संबंध है वो रेखीय अभिक्रमित से है। तो अभिक्रमित अनुदेशन सिलेबस में है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? तो अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, विषय वस्तु जो होती है उसको छोटे छोटे पदों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है और उसको किसके सामने लाया जाता है, बच्चों के सामने श्रृंखला के रूप में रखा जाता है, जिससे बालक क्या होते हैं, अपनी गति से इसको सीखते हुए स्वयं ही क्या करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं और अपने आप को वो क्या करते हैं, पुनर्बलन प्रदान करते हैं। तो जो ये लघु पदों का सिद्धांत है ये किस में आता है, रेखीय अभिक्रमित में आता है। इसमें क्या है, छोटे फ्रेम में क्या किया जाता है, विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत होता है, बच्चे क्रियाशील होकर सीखते हैं। इसमें क्या है, बच्चों को तुरंत क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, अर्थात उनको फीडबैक दिया जाता है और ये इसके द्वारा बच्चे क्या है, अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। इसे हम स्वगति या आत्मगति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो किस तरह से आया था। आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक कौन सा है? अधिगम का मनोविज्ञान है, अधिगम की तकनीकी है, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी है या अधिगम का विज्ञान व कला है। तो आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन का क्या है, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी। आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन में क्या आ जाएगा, मनोविज्ञान भी आ जाएगा और तकनीकी भी सम्मिलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय और ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री कौन सी है? देखो, वीसीआर पुरानी हो गई, नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, टेलीविजन भी नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर है ये क्या है, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है और ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको पीवाईक्यू करा रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया मैं कौन सा पेपर हल करा रही हूँ, 2012 का है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का है और भौतिक विज्ञान में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन साइकोलॉजी सबके लिए एक जैसी है तो हमको सारे सब्जेक्ट के मनोविज्ञान के क्वेश्चन हल करने हैं। निम्नलिखित में से कौन
सा सही है? तो देखो ग्राफिक सामग्री प्रदर्शन एवं अभिनय, तो ये गलत है। अभिनय किस में आता है? नाटक में आता है, तो ग्राफिक सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड, ये बिल्कुल सही है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री जो मतलब दिखाई जाती है, तो फिल्म भी देखते हैं हम, स्ट्रिप भी देखते हैं और स्लाइड भी देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। त्रिआयामी सामग्री मॉडल और मोबाइल गलत है। श्रव्य सामग्री फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? दृश्य सामग्री होता है, ये श्रव्य सामग्री नहीं होता है। तो कौन सा सही है? डिस्प्ले बोर्ड सामग्री फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? सामग्री में से किस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी पूछ सकती है? देखो श्रव्य सामग्री हमको मालूम होना चाहिए कौन सी है, दृश्य सामग्री कौन सी है, इसके अलावा श्रव्य और दृश्य सामग्री कौन सी है, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चंस की हमको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही जोड़े का चयन कीजिए। देखो ये मॉडल दे रखे हैं, हमको पता होना चाहिए ये मॉडल किसने दिया था। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ग्लेसर ने कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान दिया था, गलत है। सुकरात ने निष्पत्ति शिक्षण प्रतिमान दिया था, गलत है। फ्लेडन ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था, गलत है। लेकिन फ्लेडन ने सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान दिया था, ये बिल्कुल सही है। जो प्रतिमान है उनके सारे राइटर के नाम आप याद करके जाना। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान किसने दिया था? फ्लेडन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है। यह स्व अधिगम तथा स्व मूल्यांकन का प्रकार है, अतः इसके द्वारा सीखना है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है, यह स्व अधिगम तथा स्व मूल्यांकन का प्रकार है, अतः अतः इसके द्वारा सीखना है। क्या है इसके द्वारा सीखना? मनोवैज्ञानिक है, शैक्षिक है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? व्यक्तिगत है। क्यों व्यक्तिगत है? यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है, यह स्व अधिगम तथा स्व मूल्यांकन का प्रकार है। तो स्व अधिगम आ गया, स्व मूल्यांकन आ गया, इसलिए क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक अधिगम कर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, कहा जाता है। जो प्रत्येक अधिगम करता है, ये करता है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रत्येक अधिगम करता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, तो वो क्या कहा जाता है? रेखीय अभिक्रमित कहा जाता है, शाखीय कहा जाता है, या अवरोह कहा जाता है? तो वो कहलाता है रेखीय अभिक्रमित। इसमें क्या है? एक समान रास्ते का अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी का प्रकार है। आपको पता है हार्डवेयर उपागम होता है, सॉफ्टवेयर उपागम होता है, प्रणाली उपागम होता है। तो जो सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी है उसका प्रकार कौन सा है? मूर्त है, अमूर्त है, मूर्त एवं अमूर्त है, या अधिगम एवं उद्देश्य है? तो सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी का प्रकार क्या है? मूर्त एवं अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। मनुष्य का जो शरीर है उसमें हड्डियों की संख्या कम कब होती है? शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, या किशोरावस्था के बाद होती है, या प्रौढ़ावस्था के बाद होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो कम होती है वो किशोरावस्था के बाद होती है, और आपके सिलेबस में किशोरावस्था स्पेशल रूप से लगी हुई है, इसलिए किशोरावस्था को आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। देखो ये भी किशोरों का क्वेश्चन आ गया। किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। देखो अभी प्रेरणा तो देनी चाहिए, सहानुभूति भी देनी चाहिए, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर भी देने चाहिए, लेकिन किशोरों को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? लालच। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात गलत कथन पूछा जा रहा है। प्रत्येक स्थिति
में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक स्थिति क्या है, विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र उत्पन्न करती है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है, तो अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, ये बात भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा भौतिक विज्ञान, तो ये ही गलत है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है लेकिन शुद्ध विज्ञान है, ये चीज गलत है, जैसे कि गणित और भौतिक विज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, असत्य हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है। स्मृति का विकास मानसिक में आता है, तर्क और निर्णय हम मानसिक के अंतर्गत ही करते हैं। अपबोध की क्षमता किस में आती है, मानसिक में। लेकिन शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई किस में आ जाएगा, शारीरिक में आ जाएगा। उसके शरीर से संबंधित गतिविधि है शारीरिक, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ये तीनों किस में है, मानसिक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। देखो, पाठ्यक्रम की तो बना सकता है, मानसिक विकास के द्वारा शिक्षण विधि की बना सकता है, विषय वस्तु का चयन बना सकता है, लेकिन उसके शारीरिक विकास की नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, उसके शारीरिक विकास की, उसके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसकी शिक्षक को बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं है। मानसिक विकास का उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके शारीरिक विकास का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वो शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि एक शिक्षार्थी है उसकी बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि शिक्षण कार्य उससे क्या बनता है, सफल बनता है और प्रभावी बनता है, इसलिए वो उपयोगी होता है। शारीरिक संगठन का ज्ञान क्या करना है, उसके शारीरिक संगठन का ज्ञान, बुद्धि लब्धि से शारीरिक संगठन का कोई मतलब नहीं है। शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए नहीं, शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं, शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर शिक्षक का स्थान ग्रहण कर शिक्षण प्रदान करने हेतु जो जटिल कार्य करता है वह है व्यवहार में परिवर्तन करना करता है, शिक्षक शिक्षण के लिए निर्णय लेना करता है, शिक्षण प्रक्रिया को विभाजित करना करता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रणाली के मुख्य तत्व है। तो प्रणाली के 3 मुख्य तत्व होते हैं, प्रदा, अदा व परिवेश। अदा व प्रदा नहीं, दो आए हैं, जबकि प्रणाली के कितने तत्व आए हैं, 3। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रदा, अदा व परिवेश। प्रणाली के कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है। तो देखो, प्रणाली अभियांत्रिकी पद्धति होती है, प्रणाली विश्लेषण होती है, प्रणाली शोध होती है, लेकिन प्रणाली उपागम कोई पद्धति नहीं होती है। तो प्रणाली उपागम क्या है, स्वयं का ही नाम है, इसकी पद्धति पूछी जा रही है। तो कौन कौन सी पद्धति है, प्रणाली अभियांत्रिकी है, प्रणाली विश्लेषण है और प्रणाली शोध है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक प्रणाली एकीकृत रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, वह परिभाषा। ये परिभाषा किसने दी थी कि एक प्रणाली एकीकृत रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अनबिन ने दी थी, वेबस्टर ने दी थी, कुलश्रेष्ठ ने दी थी, आरपी सिंह ने दी थी। तो ये परिभाषा दी थी वेबस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है, क्योंकि यह कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं, नहीं, अधिगमकर्ता विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री से समान विषय वस्तु सीखते हैं,
ये भी सही है, ये भी सही है। एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। इसमें देखो क्या पूछा गया है, जो कंप्यूटर सहायता अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, देखो विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं, बिल्कुल सही। अधिगमकर्ता क्या करता है, विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री से समान विषय वस्तु सीखते हैं, बिल्कुल सही है। एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, सारे ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? ऐसा क्या है जिसको कि प्रशिक्षण दे तो व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है? वो क्या होती है? अधिगम होता है, ना तो शिक्षण होता है, ना अभिप्रेरणा होती है, ना निर्देश होता है। वो क्या होता है? अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह, एक बालक है, यदि वह सामाजिक रूप से कब पूर्णतः विकसित माना जाएगा? जब वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ क्या करता हो, व्यवहार करना जानता हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सामाजिक रूप से क्या है? विकसित है। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, ये तो नेगेटिव कथन हो गया। अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता, ये भी नेगेटिव कथन है। वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है, ये भी नहीं होगा। कब होगा वो सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित बालक? जब वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ क्या करना जानता हो? व्यवहार करना जानता हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जाता है। एक किशोर है, वो क्या है? दिग्भ्रमित है। उसका हम प्रदर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं? उसका पथ प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है? फटकार लगाकर तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके दोषों को उजागर करके नहीं करेंगे, वो और चिड़चिड़ा हो जाएगा। लालच देखकर भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? उसके जो उसने अच्छा व्यवहार किया है ना, उसकी हम उससे क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, जिससे क्या है, उसके अंदर बदलाव उत्पन्न होगा। उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके हम दिग्भ्रमित किशोर का क्या कर सकते हैं? पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यवहार का करना पक्ष है। करना क्या होता है? क्रियात्मक क्षेत्र में आता है, ना तो भावात्मक क्षेत्र में आएगा, ना मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आएगा, ना ज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा? व्यवहार का करना सीखने के क्रियात्मक पक्ष में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 24, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि बच्चों की क्या है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बच्चों की विकास दर क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, और वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। इसलिए हमारे बच्चे पर क्या करते हैं? व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। शिक्षार्थी सदैव समूह में ही बेहतर सीखते हैं? नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी के अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं? नहीं। वो व्यक्तिगत रूप से इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि हर बालक की सीखने की गति अलग अलग होती है, और उनकी विकास दर भिन्न भिन्न होती है, और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो एवं ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। यह विचार किसके हैं? स्किनर के हैं, कि पियाजे के हैं, कि गैसल के हैं, कि वुड के हैं? ये विचार किसके हैं? पियाजे के। पियाजे क्या कहते हैं? किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो एवं ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार किसके हैं? पियाजे के हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे वृद्धि होती है। वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ज्ञान का सहसंबंध या अंतरण। क्या कहलाएगा? ज्ञान का सहसंबंध हो जाता है और अंतरण हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होगी, पुनर्बलन नहीं होगा, शिक्षार्थी स्वायत्तता नहीं होगी, ज्ञान का सहसंबंध होगा और अंतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन जो होता है वो सहायता नहीं करता है? नहीं करता है अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में। तो देखो, जब अधिगमकर्ता परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करता है, उस स्थिति में वो क्या नहीं करता है? निर्देश
निर्देशन सहायता नहीं करता है। जब निर्देशन जीवन की समस्याओं का समाधान करने में अंतर्दृष्टि का विकास करता है, इसमें तो सहायता प्रदान होगी। जब निर्देशन अधिगमकर्ता में पहल करने की क्षमता निर्मित करता है, इसमें भी सहायता प्राप्त होगी। जब आत्मानुभूति को विकसित करता है, इसमें भी सहायता प्राप्त होगी। कब सहायता प्राप्त नहीं होगी? मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता कब प्राप्त नहीं करेगा? जब अधिगमकर्ता परामर्शदाता के साथ क्या नहीं करेगा? सहयोग नहीं करेगा। उस स्थिति में निर्देशन क्या नहीं करता है? सहायता प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य की सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम? क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की वहाँ क्या होती है? उपलब्धता होती है। शिक्षकों का परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, ये भी नहीं है। छात्रों की बढ़ती संख्या, ये भी कारण नहीं है। क्या कारण है? निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता के कारण विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य की सुधार के कार्यक्रम क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? शिक्षक उपागम, शिक्षण नीति और उपरोक्त सभी, या शिक्षण प्रतिमान? देखो, शिक्षक उपागम नहीं है, शिक्षण नीति नहीं है, क्या है? शिक्षण प्रतिमान। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार में ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण प्रतिमान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। देखो, शिक्षण प्रतिमान के तत्व पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में टीचिंग मॉडल लगा हुआ है। तो लक्ष्य एवं उद्देश्य है, उद्देश्य एवं संरचना है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? लक्ष्य भी होता है, उद्देश्य भी होता है, संरचना भी होती है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन भी होता है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कितने आते थे? साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें साइकोलॉजी प्लस ICT सम्मिलित थी। तो यही सिलेबस अब भी पुराना वाला सिलेबस है, वो ही मनोविज्ञान है, वो ही ICT है। तो पुराने पेपर हल करना ज़रूरी है। तो मैं अपने चैनल पर आपको मनोविज्ञान के किस तरह के पुराने पेपर पूछे गए हैं वो सारे हल करा दूंगी, और मनोविज्ञान की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।